Imagine opening a question paper and seeing the first question as cryptocurrencies pose a severe threat to India's national security elucidate या फिर critically examine the impact of globalization on Indian agriculture। आपको इन दोनों क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन एक वर्ड है जो आपको काफी ज्यादा बॉदर कर रहा है, दैट इज क्रिटिकली एग्जामाइन, इल्यूसिडेट या फिर डिस्कस। अगर आप भी इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव कीवर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वीडियो आपके लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइस विद जी। आई एम अभिजीत और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स को इसमें हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है, जो कि ये डायरेक्टिव कीवर्ड्स या जिनको हम इंडिकेटिव वर्ड्स भी बोलते हैं या फिर टेल वर्ड्स भी कहते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए जो ज्यादातर डायरेक्टिव कीवर्ड्स हैं उनका मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब सिमिलर ही होता है, एक्सेप्ट अगर क्रिटिकली एनालाइज आ गया या फिर एनुमरेट आ गया। तो इसलिए हमें इन कीवर्ड्स पर बहुत ज्यादा भी बॉदर नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम हम अपनी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार इन्हें समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन पेजर नोट्स बनाएंगे लेट्स से, या फिर जब हम आंसर लिख रहे होंगे, तो हमारे माइंड में एक क्लियर इमेज रहे कि कौन कौन से डायमेंशंस है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के रिस्पेक्ट में हमें कवर करने हैं। मैंने सारे कीवर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम उसका एक सिंपल मीनिंग देखेंगे, देन एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो देखेंगे, और फिर लास्टली उस पर्टिकुलर कीवर्ड का कैसे हमें आंसर लिखना है हम वो भी देखेंगे, सो दैट आपके पास एक क्लियर आइडिया हो कि इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स में मुझे इस तरीके से आंसर लिखना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कीवर्ड है एनालाइज। अब एनालाइज में इसका सिंपल मीनिंग है ब्रेक डाउन अ टॉपिक इनटू इट्स सब पार्ट एंड एग्जामाइन देयर रिलेशनशिप, इंटरडिपेंडेंसीज एंड अंडरलाइंग कॉजेस, इफेक्ट, बेसिकली गोइंग डीपर। किसी भी क्वेश्चन में अगर एनालाइज लिखा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसके हर पार्ट को डीपली हमें समझाना है, ठीक है। और अगर उनके कोई इंटरकनेक्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एग्जामिनर आपसे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आप टॉपिक को सिस्टमेटिकली ब्रेक करो, उसके कॉजेस, इफेक्ट या फिर इंटर रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। नाउ एनालाइज का कभी भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसका हमें आंसर कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। इसका सिंपल सा कंसेप्ट तो ये है कि आप पूरे टॉपिक को डिवाइड करो जितना ज्यादा हो सके, हर पार्ट को एक्सप्लेन करो और उनको लिंक करने का ट्राई करो। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है, जो भी पूछा गया उसका। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि टॉपिक को आपको की एलिमेंट्स में डिवाइड कर देना है, ठीक है, डिकम्पोज इट इनटू इट्स की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। देन तीसरा स्टेप जो रहेगा, इंटर रिलेशनशिप्स को आपको देखना है, बेसिकली हर एलिमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है एंड कैसे वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट है, हम उनको ट्राई करेंगे कि इन दोनों स्टेप्स के थ्रू बता पाए। एंड लास्टली कंक्लूजन में अपने फाइंडिंग्स को हमें समराइज कर देना है, जिससे हमारा जो एनालाइज वाला पार्ट है वो एंड टू एंड कवर हो जाए। एक क्वेश्चन कंसीडर कीजिए, एनालाइज द कॉज ऑफ अर्बन फ्लडिंग, ठीक है। अब इसमें अर्बन फ्लडिंग के कॉजेज पूछे, तो आप इसको कैसे आंसर करेंगे। पहले तो अर्बन फ्लडिंग को मैं डिफाइन कर दूंगा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करने बोलना है, एनालाइज में आपको कॉजेज बताने पड़ेंगे। तो अर्बन फ्लडिंग के क्या क्या कॉजेज होते हैं, जैसे कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर पुअर ड्रेनेज हो गया, और क्लाइमेट चेंज जैसे फैक्टर्स को ब्रेक कर उनके फर्दर एग्जांपल्स देने में, ठीक है, जैसे कि चेन्नई फ्लड दे सकते हैं आप एग्जांपल। बेसिकली हर चीज को हमें डिफाइन और कनेक्ट करना है, ठीक है, एंड लास्टली उसको कंक्लूड कर देना है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जो कि मिलता ही जुलता है, वो है असेस। असेस का हिंदी मतलब होता है मूल्यांकन करना। इसका सिंपल मीनिंग है जज द वैल्यू, सिग्निफिकेंस और एक्सटेंट। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें जज करना है, बेसिकली जो भी अंडरलाइंग वैल्यू है उसको, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बताऊं तो किसी भी चीज की वैल्यू, इंपॉर्टेंस या उसकी सक्सेस को जज करना है, ठीक है। एग्जामिनर इसमें आपसे क्या चाहता है कि आप उसके प्रोज लिखें, उसके कॉन्स लिखें, क्लियर कंक्लूजन से आप अपना आंसर कंप्लीट करें। और अगर असेस का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप टॉपिक का इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है तो आप कोई भी पॉजिटिव पॉइंट्स लिखिए उसके, ठीक है, तो आप वो लिख सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल्स है तो आप वो लिख सकते हैं। फिर नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस कीजिए, ठीक है। अब जब भी आप नेगेटिव पॉइंट लिख रहे हैं तो आप उसके सारे जितने भी चैलेंजेस हैं आप वो मेंशन करिए। यहाँ पर जितने भी चैलेंजेस हैं उनको लिखने के बाद आप एक अपना एंड में जजमेंट दीजिए, ठीक है, कि क्या कोई पर्टिकुलर चीज इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। असेस का मतलब होता है जजमेंट देना, ठीक है। तो लास्टली आप उसका जजमेंट देंगे अपना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। तो आपको इसमें क्या करना है, असेस करना है। असेस का मतलब सिंपली क्या होता है, जज द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कोई भी कॉज, कोई भी स्कीम, कोई भी सिग्निफिकेंस, कोई भी एक्सटेंट, किसी भी चीज का आपको जज करना है, ठीक है। आप कंक्लूड कर दीजिए स्वच्छ भारत मिशन ने क्या क्या पर्टिकुलर इंपैक्ट डाला था, ठीक है, ओवर इम्पैक्ट क्या रहा था, और कोई डेटा हमारे पास तो हम उससे भी कंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड डायरेक्टिव वर्ड है हमारे पास कमेंट। कमेंट का सिंपल मतलब होता है टिप्पणी करना, ठीक है। इसका मीनिंग अगर मैं देखूं तो हमें ओपिनियन प्रोवाइड करना है या फिर कोई पर्सपेक्टिव ऑन पर्टिकुलर टॉपिक जो भी पूछा गया है, सपोर्टेड बाय फैक्ट्स और पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि किसी भी टॉपिक पर अपना अपना ओपिनियन देना है या फिर पर्सपेक्टिव देना है, लेकिन आप जो भी ओपिनियन देंगे आप बेसिकली उसको फैक्ट्स के साथ सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो एक रीजनिंग एग्जिस्ट करना चाहिए। आप कमेंट डायरेक्टली किसी पर भी नहीं करेंगे, आप उसको फैक्ट, कोई अगर रिपोर्ट हो गई, कुछ भी हो गया, आप उससे करेंगे उसको। हमें एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे, एक कंसाइज बैलेंस्ड ओपिनियन दैट रिफ्लेक्ट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक,
सपोर्टेड बाय एक प्रॉपर रीजनिंग और एविडेंस ऑफ सम फेमस थिंकर, कोर्ट, थिंक टैंक, समिट, कोई भी चीज आ गई, आपके पास कोई भी फैक्ट अगर आपको याद है, मैं आपको सारे GS1 से लेकर GS4 तक सारे फैक्ट्स कवर करवाऊंगा, डोंट वरी, जो आप आंसर्स में डायरेक्टली यूज कर पाएंगे। आपने कीवर्ड्स वाला मेरा देखा होगा वीडियो, तो आप ये समझिए कि कोई भी कोटेशन हो गई, कोई भी थिंक टैंक का अगर कोटेशन है वो, तो उसके हेल्प से आपको अपने बेसिकली ओपिनियन को ना सब्सटेंशिएट करना है, ठीक है, सपोर्ट करना है। तो ये हो गया बेसिकली एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। नाउ कमेंट के क्वेश्चन में हमें आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी चीज पूछी गई है तो आप उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करो उस टॉपिक को, ठीक है। देन आप अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करो, ठीक है। आप अपने व्यूज को सपोर्ट करो किससे, फैक्ट से, एग्जाम्पल से, या फिर कोई एक लॉजिकल आर्गुमेंट से। और लास्टली कंक्लूड कीजिए बाय रेनफोर्सिंग योर स्टैंस और सजेस्टिंग अ पर्टिकुलर वे फॉरवर्ड। एग्जाम्पल के लिए आप कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया का स्पेस प्रोग्राम। अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में आपको अपना कमेंट नहीं देना, रादर कोई एक थिंक टैंक है जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छी कमेंट लिखा है, बहुत अच्छा कोट लिखा है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको बेसिकली उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, ग्लोबल प्रेस्टीज जो मिल रहा है, फिर इसरो का जैसे मार्स मिशन हो गया। तो ऐसे एग्जांपल से आप अपने स्टेटमेंट्स को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और उसके फ्यूचर पोटेंशियल के साथ लास्टली आप कंक्लूड कर सकते हैं। एक और बहुत चीज जो मैंने आपको बार बार बताई है इस पर्टिकुलर कमेंट में, याद रखना है कि अवॉइड गिविंग योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। देन हमारा फोर्थ कीवर्ड है कंपेयर या फिर कॉन्ट्रास्ट, तुलना और अंतर स्पष्ट करना। इसका सिंपल मीनिंग है हाईलाइट द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस। नाउ एग्जामिनर इसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको क्लियर डिस्टिंक्शन देना है, मतलब आप कोई एक टेबल बनाएं और उसमें कोई भी चीज आपसे जो पूछी गई है, ठीक है, उनको कंपेयर करने, तो आप प्रॉपर्ली उसका डिस्टिंग्विश करें, ठीक है। आप उनको डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं करने बैठे, ठीक है। ना इसका हमें आंसर कैसे देना है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप टेबल का यूज कर सकते हैं या फिर आप पहले पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि वाइल कोई एक एक्स चीज हो गई, तो वाइल एक्स डज दिस एंड वाई डज दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप या तो पहले पॉइंट में भी कर सकते हैं या फिर टेबल के थ्रू भी कर सकते हैं। देन हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है क्वेश्चन, कोई भी पूछा जा रहा है उसके बाद डिस्कस करना है सिमिलरिटीज विद द एग्जांपल और एविडेंस, हाईलाइट करना है डिफरेंसेस विद सपोर्टिंग पॉइंट्स। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें पॉजिटिव चीजें ही बतानी है, हमें उनके डिफरेंसेस भी बतानी है, ठीक है। एंड लास्टली कंक्लूड करना है विद अ समरी और इनसाइट ऑन देयर बोथ दी सिग्निफिकेंसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया एंड दी चाइना, ठीक है। आईआर का क्वेश्चन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बेसिकली आपको मार्केट रिफॉर्म जैसे सिमिलरिटीज डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस में जैसे कि स्टेट कंट्रोल डिफरेंसेस आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चाइना का जो मार्केट है बेसिकली स्टेट कंट्रोल है, ठीक है। और हमारा बेसिकली हाइब्रिड मॉडल है, ठीक है। स्टेट कंट्रोल भी करता है कुछ कुछ पर्टिकुलर की सेक्टर्स को, बाकी अदरवाइज फ्री मार्केट को फॉलो करता है, ठीक है। फिर इनके बाद ऐसे मार्केट होने से आउटकम क्या आ रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या क्या फायदा हो रहा है चाइना को, क्या क्या फायदा हो रहा है इंडिया को, क्या नुकसान आ रहा है, हम वो सब लिख देंगे कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में। एंड लास्टली कंक्लूड। नाउ हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, क्रिटिकली एग्जामाइन, क्रिटिकली एनालाइज या फिर क्रिटिकली कमेंट। तो बेसिकली क्रिटिकली कभी भी लिखा जाता है तो हमें उनको कैसे डील करना है हम ये समझते हैं, ठीक है। आलोचनात्मक विश्लेषण या फिर टिप्पणी करना, ठीक है। इसका सिंपल सा मीनिंग है एनालाइज इन डिटेल, पॉइंटिंग आउट बोथ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और स्ट्रेंथ और वीकनेस एंड देन गिव योर बैलेंस जजमेंट इन द एंड। मतलब किसी टॉपिक को डिटेल में हमें उसको एनालाइज करना है, उसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स या फिर कोई भी उसकी स्ट्रेंथ हो गई और वीकनेस हो गई, हमें दोनों चीजों को हाईलाइट करना है, ठीक है। और एक फाइनली बैलेंस जजमेंट को रिप्रेजेंट करना है अपने आंसर्स में। इसमें आपसे एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को थॉरोली इवेल्युएट करें, ठीक है। उसके पॉजिटिव्स हो गए, नेगेटिव्स हो गए, उनको हाईलाइट करें, ठीक है। अगर कोई चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं आप उनको भी हाईलाइट, और एक लास्टली एक रीजन कंक्लूजन लिख के कंक्लूड करें अपने स्टेटमेंट को, ठीक है। अब इसको हमें लिखना कैसे हम वो देखते हैं, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामाइन या फिर क्रिटिकली एनालाइज जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनको हमें कैसे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे उसका, ठीक है। कोई भी टॉपिक आता है उसका ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं आप वो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा जो बॉडी वाला पार्ट होगा उसमें सबसे पहले तो आप आर्गुमेंट फॉर लिखेंगे, ठीक है। आप बेसिकली स्ट्रेंथ लिखेंगे, कोई भी पर्टिकुलर चीज पूछी गई है तो उसकी स्ट्रेंथ लिखेंगे। फिर आप वीकनेस लिखेंगे या फिर उसके अगेंस्ट में लिखेंगे, लिमिटेशन हो गया, क्रिटिसिज्म हो गया। प्रेजेंट द नेगेटिव एस्पेक्ट, ड्रॉबैक और काउंटर आर्गुमेंट्स। फिर हम इवेल्युएट करेंगे, बेसिकली एनालाइज करेंगे योर रीजन्ड असेसमेंट यूजिंग दी एविडेंस। इन कंक्लूजन में अपनी क्रिटिकल एग्जामिनेशन को आप समराइज कीजिए और एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दीजिए। हो सके तो आप एक वे फॉरवर्ड या रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, जिससे कि आपका जो क्रिटिकली एग्जामाइन वाला जो पार्ट है वो एंड टू एंड कवर हो जाए। एक एग्जांपल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। क्रिटिकली एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इसमें आप क्रिटिकली एग्जामाइन में कैसे आंसर लिख सकते हैं। देखिए, इसमें आपको मार्केट एक्सेस जैसे बेनिफिट्स डिस्कस करने पड़ेंगे। तो इससे पूछ कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या रहा है किसमें, इंडियन एग्रीकल्चर में। तो आप क्रिटिकली एग्जामाइन करने बोल रहा है तो आप हमेशा ना क्रिटिकली एग्जामाइन में ये देखिए, आप टोन पहचानने की कोशिश कीजिए। आपका अगर क्रिटिकली एग्जामाइन में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर ये पॉजिटिव टोन में जा रहा है या फिर नेगेटिव टोन में। अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव टोन में जा रहा है तो आप नेगेटिव टोन में क्रिटिकली एग्जामाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन का टोन नेगेटिव में है तो आप ट्राई कीजिए कि उसको पॉजिटिव में क्रिटिकली एग्जामाइन, बेसिकली उल्टा हो जाता है। क्रिटिकली एग्जामाइन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आपको उसको सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन की टोन देखनी होगी
कि क्या बेसिकली ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड अकॉर्डिंगली उसका अपोजिट में आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करना है या फिर क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो इसमें जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर पूछा, तो इसमें आप बता सकते हैं कि मार्केट एक्सेस जैसे बेनिफिट मिल गए, ठीक है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर चैलेंजेस भी दिखा सकते हैं कि चीप इंपोर्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, तो ये एक तरीके से कॉम्पिटिशन बढ़ गया, और एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ आप कंक्लूड कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस। डिस्कस का मतलब सिंपल सा होता है चर्चा करें, तो इसमें मीनिंग क्या हो जाएगा, राइट अबाउट बोथ द साइड्स और ऑल द एस्पेक्ट, प्रेजेंट आर्गुमेंट्स एंड फाइनली कंक्लूडेड। ठीक है, काफी सिंपल सा है, हमें कवर करना है जितने भी पॉइंट्स है वो सारे, एंड फाइनली एक अच्छे से कंक्लूजन के साथ कंक्लूड। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि दोनों साइड कवर करना है। एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे इसमें, कवरेज ऑल द रिलेवेंट पॉइंट्स, बैलेंस्ड व्यू एंड द कंक्लूजन इन द एंड। ठीक है, इसका हम कैसे लिखेंगे, उसका आप इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप जब बॉडी पार्ट में जाएंगे तो की एस्पेक्ट एंड डायमेंशंस, तो टॉपिक को डिफरेंट थीम या एरियाज में ब्रेक कीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्गुमेंट फॉर है तो आप डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, उनके सपोर्टिंग एविडेंस या फिर काउंटर आर्गुमेंट्स के साथ प्रेजेंट कीजिए फॉर में। कॉज इफेक्ट एंड इम्पैक्ट में बेसिकली क्या होगा कि आप टॉपिक को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, तो कोई भी अगर चैलेंजेस एग्जिस्ट करता है हम वो मेंशन करेंगे एंड आइडेंटिफाई इट्स रिलेटेड इश्यूज, एंड लास्टली हम कंक्लूड करेंगे तो समराइज द डिस्कशन ऑफरिंग अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव और अ वे फॉरवर्ड। इसमें मैंने एक और चीज यहाँ पर मेंशन की है, अगर आप फैक्ट, रिपोर्ट या फिर कमेटी रिकमेंडेशन लिख पाए तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, क्योंकि डिस्कस है, डिस्कस का मतलब है चर्चा करना। अब चर्चा करने के लिए आपके पास जितना भी ज्ञान है आप वो सब डाल दीजिए इसमें, प्लस दोनों साइड के डालिए। ठीक है, पॉजिटिव साइड एंड दी नेगेटिव साइड, तो आपका एंड टू एंड डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो आप इसको जब आंसर कर रहे होंगे तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन का डिफरेंट मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है, वो आप एंड टू एंड कवर कीजिए। फिर जब मूवमेंट्स हो रहे थे तो उनके चैलेंजेस क्या क्या एग्जिस्ट कर रहे थे आप वो भी बता सकते हैं, एंड उनका ओवरऑल इंपैक्ट को आप फाइनली डिस्कस करके उनकी लेगेसी के साथ आप उनको कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपका एक आंसर होलिस्टिकली एंड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है बेसिकली डिफरेंशिएट एंड डिस्टिंग्विश, अंतर स्पष्ट करना। मीनिंग इसका काफी सिंपल सा है, शो द डिफरेंसेस बिटवीन द टू और द मोर थिंग्स। एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बेसिकली इसमें, क्लियर डिस्टिंक्शन एंड हाउ टू राइट एन आंसर, लिस्ट द डिफरेंसेस पॉइंट वाइज। ठीक है, जितना हो सके आप पॉइंट वाइज इसको आप आंसर कीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन दी फेडरलिज्म एंड दी यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, जितना हो सके मैं यही बोलूंगा कि आप यहाँ पर ऐसे एक पर्टिकुलर फेडरलिज्म का एंड यूनिटरी सिस्टम का पॉइंट वाइज यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप बुलेट पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हैं कि फेडरलिज्म में बेसिकली पावर डिवाइडेड होता है, यूनिटरी में सेंट्रलाइज्ड होता है। तो काफी सिंपल एंड क्लियर वे में इसको आंसर करना है। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो दिए हुए हैं, फेडरलिज्म एंड यूनिटरी सिस्टम, इन दोनों का क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट समझ में आना चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, हमें ये इंश्योर करना है अपने आंसर। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है एलेबोरेट। एलेबोरेट का सिंपल सा मतलब होता है विस्तार से बताना। ठीक है, आप इसका हिंदी वर्ड भी देखेंगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा, विस्तार करना है, कोई भी पर्टिकुलर चीज को विस्तार से बताना है। तो मीनिंग अगर मैं बात करूं, एक्सपांड ऑन द आइडिया, एक्सप्लेन इट इन ग्रेटर डिटेल, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव विद एग्जांपल एंड फर्दर नुआंसेस। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर आइडिया को आपको एक्सपांड करना है। ठीक है, उसको ग्रेटर डिटेल में एक्सप्लेन करना है दी एग्जांपल्स। ठीक है, एग्जामिनर इसमें आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक आप इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दे कोई भी चीज का, कोई भी कॉन्सेप्ट पूछा हो उसका, ठीक है, डिस्कस करें विद दी एग्जांपल्स। एग्जांपल्स इसमें एलैबोरेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फैक्ट या कंटेक्स्ट के साथ, बट विदाउट क्रिटिकल एनालिसिस अनलेस स्पेसिफाइड। तो ट्राई कीजिए कि क्रिटिकली एग्जामिन करने नहीं है अपन को एलैबोरेट में, अनलेस इट इज बीन आस्क्ड स्पेसिफिकली। नाउ हाउ टू राइट एन एलैबोरेटिव आंसर, तो स्टार्ट विद द बेसिक स्टेटमेंट, देन फर्दर एट दी लेयर्स। ठीक है, व्हाई, हाउ, सिग्निफिकेंस, इंप्लीकेशन, वो सब। सबसे पहले तो व्हाट टू राइट में इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली स्टेट द कोर आइडिया ऑफ द कंसेप्ट, देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दीजिए, ब्रेक डाउन द टॉपिक इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको फर्दर ब्रेक डाउन करते जाइए और फिर उनको बेसिकली इन डेप्थ में बताते जाइए। एग्जांपल लिखना हर पार्ट में बहुत जरूरी है, जो भी सब पार्ट होगा उसके आप एग्जांपल्स दीजिए, कॉज इफेक्ट दीजिए, और अगर कोई कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो तो आप वो प्रोवाइड कीजिए। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एलेबोरेट ऑन द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज को एलेबोरेट करने के लिए अगर ये पूछ रहे हैं तो इसमें क्या होगा, बेसिकली क्लाइमेट चेंज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड। तो आप क्या करेंगे, ह्यूमन इंड्यूस्ड में जैसे क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशन। तो ये आप क्या दे रहे हैं, इनके एग्जांपल्स। ठीक है, दोनों को आपने एक्सप्लेन किया और फिर आपने उनके एग्जांपल्स दे दिए, एंड फिर लास्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो ओवरऑल इंपैक्ट को आपने समराइज कर दिया, जिससे कि आपका आंसर एक होलिस्टिक वे में कवर हो। तो एलेबोरेट या फिर एलेबोरेट विद इलस्ट्रेशन, ये दोनों टाइप के कीवर्ड में आपको सेम फॉर्मेट यूज करना है, क्योंकि एग्जांपल्स तो हमें दोनों में देने। देन हमारा नेक्स्ट डायरेक्टिव वर्ड है एवेल्युएट, मतलब मूल्यांकन करना। इसका सिंपल सा मतलब है असेस द वर्थ, सिग्निफिकेंस, सक्सेस और फेलियर ऑफ समथिंग, कोई भी चीज की ये चीजों को एनालाइज कर। मीनिंग के बाद एग्जामिनर से एक्सपेक्ट क्या करता है, तो असेसमेंट विद द एविडेंस एंड जज अकॉर्डिंगली। तो हमें कोई भी चीज को एविडेंस के साथ असेस करना है और लास्टली उसको जज कर देना। हाउ टू राइट एन आंसर, तो सबसे पहले तो ब्रीफली इंट्रोड्यूस व्हाट यू आर एवेल्युएटिंग, आप उसको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप स्ट्रेंथ, अचीवमेंट या कोई भी सक्सेसफुल आउटकम है आप वो प्रेजेंट कीजिए। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट में। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट में कोई भी फेलियर हो गया, ठीक है, प्रेजेंट द वीकनेस, ड्रॉबैक, एरियाज वेयर इट फॉल्स शॉर्ट, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, थर्डली ओवरऑल आप जजमेंट क्या दे रहे हैं, क्योंकि इवैल्यूएट में हमेशा जजमेंट लगता है, तो ओवरऑल जजमेंट क्या है, प्रोवाइड अ क्लियर एविडेंस बेस्ड जजमेंट। ठीक है, एविडेंस बेस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
अब सिंस आपने जजमेंट प्रोवाइड किया तो कोई अगर मान लीजिए आपने कोई चीज को प्रॉब्लम दिखाया तो आप उसका रिकमेंडेशन दीजिए, वे फॉरवर्ड दीजिए, सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स और फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शन। ये हो जाएगा हमारा क्या, वे फॉरवर्ड। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें बेसिकली इवैल्यूएट करना है हमें स्वच्छ भारत मिशन को। तो इसमें आप इवैल्यूएट जब कर रहे होंगे तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजें दिखाएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव में आप क्या दिखा सकते हैं, जैसे कि सैनिटेशन कवरेज में ग्रोथ हो गई। ठीक है, ये एक अचीवमेंट हो गया, आप इसको डिस्कस करते हैं। बिहेवियर चेंज हुआ है। ठीक है, देन नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर चैलेंजेस में आप इसमें क्या दिखा सकते हैं कि बिहेवियरल चेंज लाने में बहुत ज्यादा चैलेंज आए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये आप नेगेटिव एस्पेक्ट या फिर चैलेंजेस में दिखा सकते हैं। और फिर इसकी वजह से जो बेसिकली ओवरऑल इंपैक्ट आया, आप उसको असेसमेंट के साथ यहाँ पर लिखें। स्वच्छ भारत मिशन की अगर कोई रिपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, कितना ओपन डेफिकेशन फ्री अचीवमेंट हुआ है, आप वो लिख सकते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली सब्सटेंशिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, एवेल्युएशन। और फिर लास्टली रिकमेंडेशन या फिर वे फॉरवर्ड के साथ अपनी चीज को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई भी स्कीम वाले को एवेल्युएशन होगा ना, उन पर अधिकतर ये क्वेश्चन आता है एवेल्युएशन वाला। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है एग्जामाइन। एग्जामाइन का मतलब सिंपल सा होता है जांच करना। ठीक, तो किसी टॉपिक को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी नेचर, कॉजेस या इम्प्लीकेशन को समझने के लिए हम एग्जामाइन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट द टॉपिक इन डिटेल टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर, कॉजेस और इम्प्लीकेशंस। अब एग्जामिनर एक्सपेक्ट क्या करता है आपसे, एग्जामाइन अगर आता है तो इन डेप्थ में आप इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, अनकवर द अंडरलाइंग इश्यूज विद द एविडेंस। एंड अगर एग्जामिन का बेसिकली हमें आंसर लिखना है तो हम वो कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब कीजिए, एनालाइज कीजिए और इम्प्लीकेशन डिस्कस कीजिए और लास्टली उसको कंक्लूड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, एंड उसका रिलेवेंस लिखिए। फिर इन्वेस्टिगेट द की एस्पेक्ट्स, जैसे कि कोई भी चीज का कॉज क्यों है, कॉन्सिक्वेंस क्यों है और ट्रेंड उसको बताइए। ठीक है, लास्टली उसको एग्जांपल के साथ कंक्लूड कर दीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑन गवर्नेंस। तो इम्पैक्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन पूछा है गवर्नेंस, तो इसमें जब आप आंसर लिखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ई गवर्नेंस के कोई इनिशिएटिव है, आप उसको एग्जांपल की तरह से यूज कर सकते हैं। उनके बेनिफिट्स क्या हुए, जैसे कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई आरटीआई की वजह से। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको चैलेंजेस भी लिखने हैं। ठीक है, चैलेंजेस में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली डिजिटलाइजेशन का गवर्नेंस में चैलेंजेस क्या क्या आ गए। ठीक है, वो आप डिस्कस कर दिए और फिर उनका ओवरऑल इंप्लीकेशन क्या रहा, उसके साथ आप उसको कंक्लूड कर दीजिए। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है बेसिकली इलुसिडेट। इलुसिडेट का मतलब होता है स्पष्ट करें। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन एंड थ्रो लाइट ऑन के साथ करेंगे, बेसिकली व्याख्या या फिर प्रकाश डालें, क्योंकि ये तीनों ना एक ही जैसे मतलब होते हैं। ठीक है, तो हम इनको एक कर रहे हैं यहाँ पर। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि किसी चीज को क्लियरली एक्सप्लेन करना। ठीक है, इलुसिडेट का मतलब उसको समझाना आसान भाषा में। ठीक है, एग्जामिनर को वो काफी ज्यादा सिंपल तरीके से समझ में, हमें ये चीज इंश्योर करनी है। हम उसके लिए एग्जाम्पल्स का यूज करें, डायग्राम्स का यूज करें, चार्ट का यूज करें, किसी भी चीज का यूज करें, बट इलुस्ट्रेट अगर पूछ लिया मतलब एक्सप्लेन सो क्लियरली एंड मेक इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड देन बाय प्रोवाइडिंग द एग्जांपल्स और डिटेल्स। इसलिए मैंने यहाँ क्लियरली लिखा भी है, आप ध्यान रखो, टू मेक इट वेरी वेरी क्लियर। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है इसमें, द एग्जामिनर वांट्स यू क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, फिनोमेना और इशू, often with examples to make it simple and understandable। मतलब एक क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट, एग्जांपल्स के साथ आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो ताकि सिंपल और अंडरस्टैंडेबल लगे। नाउ आपको लिखना क्या क्या है आंसर में, तो सबसे पहले तो आप कोई भी चीज पूछी गई है उसको आप कंसेप्ट को डिफाइन कर दो या फिर टर्म को। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स आइडियाज जो है उनको सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ स्टार्ट करो बताना। ठीक है, यूज एग्जांपल्स, डायग्राम और केस स्टडी इफ नीडेड टू बेसिकली इसको जो आपकी स्टेटमेंट होगी उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर कीजिए, इलुस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इलुस्ट्रेट। इलुस्ट्रेट का सिंपल सा मतलब मैंने क्या बताया, एक्सप्लेन कर दो या फिर थ्रो लाइट अपॉन। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के की पिलर्स हैं, राइट, इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, इसकी बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी में इनिशिएटिव्स अगर कुछ है तो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। एंड लास्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से क्या क्या अचीवमेंट हुए हैं वो, प्लस अगर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई यूएन की अगर स्टेटमेंट है इसकी हेल्प से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है एनुमरेट। ठीक है, एनुमरेट का मतलब होता है गणना करना और सूची बनाना। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आप इसमें क्या होगा, आपको बेसिकली एक चीज हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर एनुमरेट पूछ लिया, इसका सिंपल सा मतलब होता है लिस्ट आउट पॉइंट्स और फैक्ट्स, राइट ऑल द पॉइंट्स यू नो। मतलब इसका क्या है, सिंपली जितने भी पॉइंट्स है या फैक्ट्स है हम उनको लिस्ट आउट करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से। एंड एग्जामिनर भी आपसे इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक क्लियर एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। कैसे इसका आंसर लिखना है, यूज बुलेट पॉइंट्स और नंबर्स, कीप एक्सप्लेनेशन इन शॉर्ट, अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं एनुमरेट द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी लिखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप डिस्क्राइब नहीं करना है इसमें। ठीक है, पैराग्राफ के थ्रू, रादर एक फीचर ये हो गया, दूसरा फीचर ये हो गया। ठीक है, जैसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बुलेट पॉइंट्स हमें यहाँ पर मेंशन करना है। देन हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है औचित्य सिद्ध करना। ठीक है, मीनिंग इसका सिंपल सा क्या होगा, प्रूफ और शो रीजंस फॉर समथिंग। कोई चीज हो रही है उसको हमें प्रूफ करना है, जस्टिफाई करना है, या फिर कोई चीज अगर हो रही है उसके रीजंस हमें बताना। तो इसमें आपसे एग्जामिनर एक्सपेक्ट भी क्या करता है कि एक आप स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स देंगे एंड एविडेंसेस देंगे टू सपोर्ट योर स्टेटमेंट। कोई भी चीज को सपोर्ट करने के लिए आपको एविडेंसेस देने होंगे, आर्गुमेंट्स देने होंगे टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट्स। ठीक है, हाउ टू राइट एन आंसर, गिव लॉजिकल रीजन
एग्जाम्पल एंड डेटा टू सपोर्ट दी व्यू। ठीक है, इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिकली इसमें डेटा देना होगा, आपको बेसिकली इसमें कोई कमेटी की रिपोर्ट है वो देनी होगी, आपको बेसिकली इसमें जजमेंट अगर कोई आया है तो वो दे सकते हैं। सो जो चीज फुल प्रूफ क्या है, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल है, जो चीज कोई गवर्नमेंट के डेटा से मिली है हमें, ऐसी चीजों को हमें यहाँ पर देना है, सो दैट कि हम भी आर्गुमेंट रख रहे हैं तो हम उसको सब्सटेंशिएट कर रहे हैं, किससे, कोई एक पर्टिकुलर एविडेंस के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें एविडेंस दे रहे हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द नीड ऑफ रिजर्वेशन, तो आप रिजर्वेशन का जब आंसर लिखेंगे तो आप इसको सबसे पहले तो डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, रिजर्वेशन की वजह से क्या क्या बेनिफिट हुए आप वो सब यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स जो हैं उनका आप डाटा लिखेंगे। ठीक है, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उनका रोल यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, एंड लास्टली कंक्लूड करेंगे कि क्यों रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है। देन हमारा लास्ट कीवर्ड है सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट का मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट योर क्लेम। तो सब्सटेंशिएट का मतलब ही क्या है कि आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, तो इसलिए आपको फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल ये सब का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, हाउ टू राइट एन आंसर, यूज स्पेसिफिक फैक्ट, केस स्टडी और स्टैटिस्टिक्स टू बैक योर स्टेटमेंट। सो दिस इज इट, जस्ट टू समराइज। देखिए 80% ऑफ द डायरेक्टिव कीवर्ड्स का जो इंटेंट होता है ना वो मोस्टली सेम होता है, बस प्रेजेंटेशन और डेप्थ थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन उनका जो इंटेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है, अनलेस एनुमरेट दिया हो। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, या फिर क्रिटिकली एनालाइज दिया हो। ठीक है, ये दो चीजें अगर दे दी तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, बाकी डिस्कस, एग्जामाइन, एलोबरेट, इसमें सब में कंटेंट काफी सिमिलर होता है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें आंसर राइटिंग करना है। इन पर्टिकुलर डायरेक्टिव कीवर्ड्स की वजह से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको बहुत ही भारी सा कीवर्ड दे दिया जैसे कि इलस्ट्रेट, तो स्टिल आई रिकमेंड यू हाईली कि आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आए। हमारा कंटेंट भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही रहेगा। ठीक है, बस उनको प्रेजेंटेशन में चेंज करना है हर एक कीवर्ड्स के थ्रू। तो मेक श्योर कि आप ब्लैंक नहीं छोड़ के आए, आप कुछ ना कुछ जरूर लिख के आए अपने आंसर्स में। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो में आपको डायरेक्टिव कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। जब भी आप यूपीएससी मेंस के आंसर्स लिखेंगे तो आपको पता होगा कि एग्जामिनर एग्जैक्टली आपसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज इट, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।